आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं नमूना प्रश्न पत्र 2020-21 कक्षा 10वीं का विज्ञान, जिसका कोड है 086। यह प्रश्न पत्र 80 मार्क्स का है और 3 घंटे में कवर करना होता है। इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी। खंड ए में प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं। खंड बी में 21 से लेकर 26 तक के प्रश्न हैं जो 2-2 अंक के हैं। खंड सी में 27 से लेकर 33 तक के प्रश्न हैं जो 3-3 अंक के हैं। खंड डी में 34 से लेकर 36 तक के प्रश्न हैं जो 5-5 अंक के हैं। तो एक एक करके सभी खंड को हम सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। ये पहला प्रश्न है जिसमें यह पूछा गया है कि फेरस सल्फेट को सूखे टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं। 2 अवलोकन कौन कौन से आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो है, इनकी जो स्मेल होती है सड़े हुए अंडे की तरह होती है और इससे थोड़ा सा दम घुटने लगता है। तो पहली पहचान ये हो गई कि इनसे दम घुटने लगता है। सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड की जो गैस होती है ये रंगहीन होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता। और तीसरा हल्का हरा रंग, ये इसका जो होता है हल्का हरा रंग होता है फेरस सल्फेट का। यह फेरिक ऑक्साइड जब बनता है तो लाल रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन मैंने बताई हैं, किसी 2 ऑब्जर्वेशन को आपको लिखनी है। अब इसके और पार्ट यानी या पार्ट में जाते हैं। यहाँ कहा गया है 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 ml पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 मिलीग्राम सोडियम धातु के साथ मिलाने पे क्या होगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे HCl जो कि डाइल्यूट है, मतलब पानी मिला हुआ है, और इसको हम सोडियम के साथ मिला रहे हैं तो क्या होता है, तो यह सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ बाहर आएगी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे NaCl के साथ भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के हो गए। Na का यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 Na लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 Na 2 Na, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 Cl और 2 Cl। सो बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन पूछी गई है और ये पूछा गया है कि क्या क्या चीजें बन के बाहर आती हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है पानी की स्थायी कठोरता। पानी की स्थायी कठोरता मतलब उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होने पे आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, उस रासायनिक चीज का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब हम समझते हैं डेकाहाइड्रेट किसे कहते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट है और डेका मतलब 10 अणु हैं पानी के। तो हर सोडियम कार्बोनेट के अणु के साथ 10 अणु पानी के जुड़े हुए हैं और इसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और ये इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ ये पूछा गया है कि एक समरूप श्रृंखला में क्या क्या चीज नहीं देखने को मिलता। तो समरूप श्रृंखला आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3OH। ओके, CH3CH2OH, फिर है CH3CH2CH2OH। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर अगली श्रेणी में CH2 ऐड हो रहा है। इसके बाद फिर इसमें भी CH2 ऐड हो रहा है। CH2 ऐड होने का मतलब 14 यूनिट मास जो है वो जुड़ रहा है अगली श्रेणी में। तो ऐसी श्रेणी जिसके फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम हो और मास जो है 14 यूनिट का बढ़ रहा हो, उसको हम कहते हैं समरूप श्रृंखला। समरूप श्रृंखला में हमारे ये चीज आती है कि हर बार CH2 ऐड हो रहा है और 14 यूनिट मास उसमें जुड़ रहा है। भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब यह है कि इनका जो भौतिक गुण है यानी उसका जो मास है, उसका जो वेट है वो 14 यूनिट बढ़ रहा है और एक ही कार्यात्मक समूह है। कार्यात्मक समूह मतलब ये जो अल्कोहल ग्रुप है, ये जो अल्कोहल ग्रुप है OH, यह एक ही तरह का कार्य करता है। तो ये तीनों पॉइंट सही हो रहे हैं। ए पॉइंट जो है वो गलत है क्योंकि एक ही टाइप का रसायन है, एक ही तरह का अल्कोहल ग्रुप है, इस कारण से रासायनिक गुण जो होंगे इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एक ही तरह के होने के कारण रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। चलिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि दोपहर के समय सूर्य सफेद क्यों दिखाई देता है। तो दोपहर के समय धरती के सूर्य नजदीक होने के कारण से इसमें कोई बिखराव नहीं होता।
आपने पढ़ा होगा प्रिज्म में कि जब व्हाइट लाइट आती है, जब सफेद लाइट आती है तो यह विभिन्न भागों में टूट जाती है, क्योंकि यह प्रिज्म है और यहाँ पे डेंस होने के कारण से, यानी घना होने के कारण से ये लाइट टूट जाती है। लेकिन सूर्य जब बहुत नजदीक होगा तो यहाँ पे नजदीक होने का मतलब यहाँ पे कम एयर होगी, तो यह लाइट डायरेक्टली आ जाएगी और इसलिए यह सफेद दिखाई देगी। पांचवें प्रश्न में ये पूछा गया है गोलाकार दर्पण या पतले गोलाकार लेंस। तो दर्पण या लेंस की जो फोकल लंबाई है वो -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि वो दर्पण या लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के केस में चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो, इन दोनों में जो फोकल लंबाई होती है वो हमेशा माइनस में होती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण और अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण और अवतल लेंस में नेगेटिव होता है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है फोकल लंबाई। चलिए छठा प्रश्न ये भी 1 मार्क का है। इसमें यह पूछा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक, ध्यान रखिएगा वास्तविक होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए और वस्तु से बड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि उस जगह पे हम वस्तु को रखें जहां पे वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें देखने को मिले। तो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में बताया है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, प्रमुख फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो C के पीछे बनता है और उसमें वास्तविकता, उल्टा होना और वस्तु से बड़ा होना मौजूद होता है। तो ये इसका उत्तर आसानी से हम लिख सकते हैं। इस प्रश्न का ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये डायग्राम मैंने इसलिए दे रखा है कि आप जो है वो अच्छे से समझ सकें कि ये क्या है। इसका या पार्ट पढ़ते हैं। इस या पार्ट में पूछा गया है लेंस के उस भाग का नाम बताइए। ध्यान रखिएगा लेंस के उस भाग का नाम बताइए जिसके माध्यम से प्रकाश की किरण बिना कष्ट किए गुजर जाती हैं। तो उस लेंस का वह भाग जहां से प्रकाश की किरण बिना कष्ट के, बिना विचलन यानी मुड़ाव के निकल जाती हैं, वो होता है उसका केंद्र यानी प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इन दोनों का जो प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पे अगर कोई किरण आती है तो बिना किसी विचलन या बिना किसी कष्ट के वह संचालित हो जाती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यह प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने वर्कशीट्स में भी सॉल्व किया था। यहाँ कहा गया है कॉइल ए और कॉइल बी में, कॉइल ए में करंट पास करते हैं तो जी में क्या डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर हम करंट इसके अंदर पास करते हैं, अगर स्विच ऑन करते हैं तो जी में राइट साइड में डिफ्लेक्शन होगा और स्विच ऑफ करते हैं तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन होगा। अगर करंट हमेशा ऑन रहेगा या स्विच हमेशा ऑफ रहेगा तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये सेंटर 0 पे इसकी जो सुई है, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो रुकी रहेगी। और गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो हमें ये बताता है कि इस सर्किट में करंट है या नहीं है, और अगर करंट है तो वह किस दिशा में है, पॉजिटिव दिशा में है या नेगेटिव दिशा में है। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर स्विच ऑन करते हैं या फिर ऑफ करते हैं तो राइट या लेफ्ट साइड में इसकी जो सुई है वो घूमती है। अगर हमेशा ऑन रहेगा या फिर हमेशा ऑफ रहेगा तो फिर इसकी सुई में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आठवां प्रश्न बहुत आसान है। इसमें एक वायर के अंदर, एक सीधी वायर के अंदर करंट प्रवाहित करी जा रही है, विद्युत धारा प्रवाहित करी जा रही है, और यह पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अगर इसका चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, अगर करंट ऊपर की तरफ जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन जो है वायर के ऊपर से जा रही है, यानी यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र आउट हो रहा है और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र इन हो रहा है। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पूछा गया है दो असमान प्रतिरोध समांतर से जुड़े हुए हैं। तो दो असमान प्रतिरोध हम यहाँ पे बना देते हैं। एक असमान प्रतिरोध ये रहा, रजिस्टर ये रहा, और दूसरा रजिस्टर ये रहा। यहाँ पे इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये यहाँ पे की लगा देते हैं और ऐसे कर देते हैं। ये हो गया दो असमान प्रतिरोध समांतर से जुड़े हुए हैं। यदि आपको किसी भी अन्य मापदंड प्रदान नहीं किया गया है, मतलब कोई भी अन्य मापदंड नहीं बताया गया है, ये जो प्रतिरोध है इसका क्षमता कितनी है, वोल्टेज की क्षमता कितनी है, यह कुछ भी नहीं बताया गया है, तो आपको ये बताना है कि वोल्टेज ड्रॉप यानी इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा करंट यहाँ से निकलता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ से ऊपर करंट चला जाता है, नीचे करंट चला जाता है। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, इसका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो है R2 है। तो इन दोनों को अगर टोटल करा जाए तो वोल्टेज V जो होगा वो इसके बराबर होगा,
और यहाँ जो टोटल किया जाए तो वोल्टेज V जो होगा वो इसके बराबर होगा। यानी इन दोनों में समांतर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी वोल्टेज का कोई भी परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, वोल्टेज दोनों में समांतर है। और यही रूल है समांतर रूप से अगर प्रतिरोधों को लगाया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप दोनों में समान है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और या में दिए रखा है। इस प्रश्न में आपको पूरी डेफिनेशन दी गई है। इस पूरी डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ें, अंतरिक्ष में एक बिंदु से अनंतता तक एक चार्ज Q को स्थानांतरित करने के लिए कुछ काम किया जाता है, तो उस काम की जो परिभाषा है वो यहाँ पे दे रखी है। काम वो W मतलब वर्क डन, Q मतलब चार्ज, V मतलब वोल्टेज। तो ये इसकी परिभाषा दे रखी है, आपको इसके फॉर्मूले को लिखना है। चलिए प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सिद्ध करना है कि नसें जो होती हैं यानी वेन्स जो होती हैं वो उनमें पतली दीवारें होती हैं और उनमें वाल्व होते हैं। तो पतली दीवारें इस तरीके से होती हैं क्योंकि उनमें हाई प्रेशर ब्लड नहीं होता, अधिक दाब वाला ब्लड नहीं होने के कारण उनमें पतली दीवारें होती हैं। और वाल्व इसलिए होते हैं ताकि उनमें जो खून जा रहा है, मतलब हमारी बॉडी से खून जो है वो हृदय की तरफ जा रहा है और हृदय की तरफ जाने के समय यह खून वापस ना आए, इसके लिए इसमें वाल्व सुनिश्चित की गई हैं। तो नसों में पतली दीवारें होती हैं क्योंकि वहाँ रक्त नहीं रहता है, वहाँ रक्त जो है वो आगे की तरफ जाता है और उसमें कोई दबाव अधिक नहीं होता दबाव और उनमें एक दिशा में रक्त प्रवाहित सुनिश्चित करने के लिए वाल्व बनाए गए हैं। प्रश्न 11 में यह पूछा गया है, भोजन का अवशोषण करने के लिए छोटी आंत की दीवार को किस प्रकार कार्य करने के लिए अनुकूलित किया गया है। तो आप सभी को पता है कि छोटी आंत की जो बाहरी दीवार है कुछ इस तरीके की है और अंदरूनी दीवार जो है उसमें फिंगर लाइक यानी अंगुलियों लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम विलाई कहते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ताकि इसके अंदर जो फूड है वो आसानी से अवशोषित किया जा सके। तो छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगली की तरह विली नामक अनुमान होता है जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो विली नामक चीज होती है और अवशोषण करने में सहायता करती है। यह 10वां प्रश्न का या पार्ट है। इसमें पूछा गया है, एक बकरी और एक बाघ में किसकी छोटी आंत लंबी होती है। तो बकरी की छोटी आंत लंबी होती है या बाघ की छोटी आंत लंबी होती है, यह आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूं, बकरी शाकाहारी है, घास खाती है और घास को पचाने के लिए उसको लंबी आंत की जरूरत होती है क्योंकि घास में सेलुलोज होता है और ये जो सेलुलोज है इसको पचाने के लिए हमें लंबी आंत की आवश्यकता होती है। तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं जो साग सब्जी खाते हैं, जो पौधों से डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उनके पत्तियां को, उनके मूल कण को खाते हैं, उनमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी छोटी आंत जो है वो बड़ी होती है। तो बच्चे बहुत जल्दी से को निशाना लगा देते हैं कि छोटी आंत बड़ी होती है। तो आपको ध्यान रहे कि बाघ साइज में बड़ा होता है लेकिन उसकी छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो बकरी की छोटी आंत से छोटी होती है। अब 12वें प्रश्न में आपको ये पूछा गया है कि ओजोन एक घातक जहर है फिर भी हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक कार्य करता है। तो आपको ये बताना है कि ओजोन किस प्रकार से एक घातक जहर है। तो ओजोन परत से हमें एक फायदा ये होता है कि यूवी विकिरण यानी यूवी किरण जो होती है हमारे पृथ्वी पर नहीं आती, तो हमें एक कर्क रोग जो चर्म यानी चमड़े का कर्क रोग नहीं होता और इसको हम इंग्लिश में कैंसर भी कहते हैं। पहला फायदा ये हो जाता है। और नुकसान के लिए अगर कहें कि ओजोन अगर हम अपने अंदर ले लें, अपने अंदर अपने नाकों से उसे खींच लें तो हमें बेहोश भी होना हो सकता है और बहुत देर तक खींचने के बाद मृत्यु भी हो सकती है। अब या में एक प्रश्न पूछा गया है, कारण दे कि क्यों एक खाद्य श्रृंखला में 4 से अधिक ट्रैफिक स्तर नहीं होते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में 4 से अधिक ट्रैफिक स्तर क्यों नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है, कोई प्लांट आता है, कोई पौधा आएगा, पौधे के बाद आएगी उसको खाने वाली बकरी, बकरी के बाद उसको खाने वाला आएगा बाघ। तो ये खाद्य श्रृंखला में पौधे में जो पावर थी वो बकरी ने ली और बकरी की जो पावर है वो बाघ ने ली। तो ये जो पावर है यानी प्लांट से जो पावर है वो बकरी ने ली, बकरी ने उस पावर को कुछ इस्तेमाल किया, कुछ कम करके बाघ को दिया और बाघ से भी कुछ कम करके आगे जाएगा चील के पास जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं। तो इतनी पावर नहीं होने के कारण से, इतनी क्षमता, इतनी ऊर्जा नहीं होने के कारण से ये चील तक बहुत कम ऊर्जा पहुंचती है। इसीलिए प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का नुकसान इतना ज्यादा होता है कि बहुत कम उपयोग करने योग्य ऊर्जा 4थे ट्रैफिक स्तर तक बचती है। इसलिए 5वां ट्रैफिक स्तर होता ही नहीं है नेचर में।
चलिए अब समझते हैं कि पाचन में अग्नाशय की भूमिका बताइए। तो पाचन में अग्नाशय पैंक्रियाज की भूमिका बताइए। तो पैंक्रियाज दो तरह से कार्य करता है, एक पाचक रस के रूप में और एक पावक रस के रूप में। पाचक रस का मतलब है कि पाचक रस में यहाँ पे यह पचाने के कार्य करता है और पावक रस में जो चीज पची हुई है उनको कोशिकाओं तक पहुंचाने में कार्य करता है। तो शरीर में तात्कालिक ऊर्जा ग्लूकोज को जलाकर मिलती है, तो ग्लूकोज को जलाने में यह पाचक रस कार्य करता है। कोशिकाओं को ग्लूकोज उपलब्धि और उपयोग के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है और ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमें अग्नाशय से प्राप्त होता है। तो इसके दो कार्य हो गए, एक पाचक रस के रूप में और दूसरा पावक रस के रूप में। चलिए अब प्रश्न 14, 15, 16 जो है वो एक ही तरह के प्रश्न है। यहाँ पे एक कथन दिया होता है, एक दिया होता है कथन और दूसरा जो है उसका कारण दिया होता है। बेसिकली ये भी कथन है, ये भी कथन है, लेकिन कई बार ये जो कथन है वो पहले वाले कथन का कारण बन जाता है। और अगर ये दोनों कथन सत्य हैं तो हम ए पॉइंट को जाएंगे और आर दावे की सही व्याख्या करता है तो ए पॉइंट को जाएंगे। अगर ए और आर यानी पहला कथन और दूसरा कथन सत्य है लेकिन आर जो है वो पूर्ण रूप से पहले कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है तो बी की तरफ जाएंगे। अगर ए यानी पहला कथन जो है वो सत्य है लेकिन दूसरा कथन असत्य है तो सी की तरफ जाएंगे। और डी, अगर ए कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है तो उसकी तरफ ये जाएंगे आर की तरफ। तो आपको इन 4 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को चुनना है हर 14वें, 15वें और 16वें प्रश्न में। तो चलिए पढ़ते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। तो 14वां प्रश्न है, दीवार को सफेद करने के लिए 2 से 3 दिनों के बाद दीवार में एक चमकदार सफेदी प्राप्त होती है। तो दीवार को सफेद करने के लिए 2 से 3 दिनों के बाद दीवार में एक चमकदार सफेदी प्राप्त होती है। उसका कारण देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, इस कारण से हम ऐसे पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और इस कारण से दीवार जो है वो 2-3 दिन में सफेद हो जाती है। तो कारण तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2-3 दिन में दीवार से रिएक्ट करके जिस दीवार में यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया गया है चूने के रूप में, उसके साथ रिएक्ट करके 2-3 दिन में यह सफेद रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। तो दूसरा कथन तो वैसे ही गलत हो गया, पहला कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 15वें प्रश्न की तरफ जाते हैं। खाद्य श्रृंखला हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों के प्रवेश के लिए जिम्मेदार है। तो यह हानिकारक रसायनों के प्रवेश के लिए जिम्मेदार है क्योंकि खाद्य श्रृंखला में जो हम एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं यानी मांस मच्छी खाते हैं, उनमें अगर कोई ऐसी जहरीली चीज होती है तो वह हमारे शरीर में आके रुक जाती है। कारण देखते हैं। खाद्य श्रृंखला की लंबाई और जटिलता बहुत भिन्न है। लंबाई और जटिलता के कारण से ऐसा नहीं होता कि हानिकारक तत्व तो हमारी बॉडी में रह जाएं। कई बार बहुत ज्यादा लंबाई होने के कारण भी वह हमारे बॉडी में नहीं रहते। तो यह दोनों कथन सही हैं लेकिन ये जो दूसरा कथन है ये पहले कथन का उचित कारण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं। पहला कथन और दूसरा कथन सत्य हैं लेकिन आर यानी दूसरा कथन जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा पहले कथन की। अब इसका या पाठ पढ़ते हैं। इस कथन में लिखा है, व्यक्तियों की अधिक संख्या निचले ट्रैफिक स्तर में मौजूद होती है। सो व्यक्तियों की या फिर किसी जीव की, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम घास को गिने तो एक ग्राउंड में बहुत सारी घास होती है। इस घास को खाने वाले कुछ ही हिरन होते हैं और इन हिरन को खाने वाले कुछ ही बाघ होते हैं। तो अगर पहले स्तर की बात करी जाए तो यहाँ पे घास की संख्या अधिक होती है, दूसरे स्तर में हिरन की संख्या थोड़ी कम होती है, घास के मुकाबले कम होती है और बाघ की संख्या उससे भी कम होती है। यह कथन सही है कि पहले स्तर पर जीवों की जो संख्या होती है वह अधिक होती है, दूसरे स्तर पर जीवों की संख्या पहले स्तर से कम हो जाती है और तीसरे स्तर पर जीवों की संख्या दूसरे कथन से भी कम हो जाती है। तो यह कथन सही है। दूसरा है, ऊर्जा का प्रवाह अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट है, जैसे यहां से हिरन की तरफ जा रहा है, हिरन से बाघ की तरफ जा रहा है, हिरन से कभी भी घास की तरफ नहीं जाता। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है उचित कारण नहीं दे रहा पहले कथन का। इसका कारण अगर यह लिखा होता कि पहले कथन में अधिक ऊर्जा होती है, इस कारण से दूसरे कथन में जो ऊर्जा जाती है वो कम जाती है क्योंकि पहले कथन से दूसरे कथन तक जाते वक्त ऊर्जा का कुछ हानि होती है।
तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो व्याख्या नहीं कर रहा पहले कथन की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है एक अनुमानस्विद बैगनी फूलों वाला मटर और सफेद फूलों वाले मटर को क्रॉस किया गया है। तो बैगनी फूलों वाले मटर और सफेद फूलों वाले मटर को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे पहले जनरेशन में मिलेगा हमारे पास बैगनी फूल, बनेंगे बैगनी फूल। ओके, तो ये जो बैगनी फूल है, अब हमें ध्यान रखना है कि कारण क्या दे रखा है। अगली पीढ़ी में सफेद रंग के जीन का पारित नहीं होना। तो ये जो सफेद रंग का जीन है यानी छोटा वी है, यहाँ छोटा वी तो प्रेजेंट है, लेकिन पारित होने का अर्थ है कि ये सफेद जीन जो है ये प्रेजेंट होने के बावजूद भी इसका हमें शो नहीं हो रहा है, ये कलर हमें दिख नहीं रहा है। इस कारण से पारित तो हो रहा है, मतलब इसका कलर जो है हमें सफेद जीन तो यहाँ प्रेजेंट है लेकिन पारित नहीं हो रहा, मतलब हमें दिख नहीं रहा, यह छुपा हुआ है। तो यह दोनों कथन एक तरह से सही हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर दावे की सही व्याख्या करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पे सफेद जीन जो है वह पारित तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है, यानी छुपा हुआ है। अगर किसी बच्चे को यह नहीं समझ में आ रहा कि यह किस तरह से प्रश्न हम करा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलते हैं प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न 17 जो है इसके 5 पार्ट हैं। प्रश्न 17 के 5 पार्ट हैं, 1 से लेकर 5 तक। यह 5 जो पार्ट हैं ये पांचों बहुविकल्पीय हैं। बहुविकल्पीय का मतलब इन पांचों में 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। मगर ये 5 में से कोई 4 प्रश्न ही करने हैं और 4 प्रश्न का मतलब ये है कि आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न ये है सभी जीवित कोशिकाओं को विभिन्न गतिविधियों के लिए। तो हमें पता है कि जो भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उनको बहुत सारी गतिविधियां करनी पड़ती हैं। उन सभी गतिविधियों के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद उन्हें मिलती है। सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा उन्हें कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद मिलती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह 2 तरीके से मिलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलता है तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मिलता है तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पहला है 17 का पहला प्रश्न, उच्च पौधों और जानवरों के मामले में ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है। ध्यान रखिएगा, उच्च पौधों का मतलब होता है एडवांस पौधे यानी प्लांट्स और एनिमल्स। तो एडवांस प्लांट और एनिमल में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो जब आप जानते हैं कि हम सभी जो है एडवांस हैं, बर्गर का पेड़ भी एक एडवांस है, तो सेम ऐसे ही इन उच्च पौधों और जानवरों के मामले में ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। सांस लेने से, ऊतक श्वसन से, अंग श्वसन से या भोजन के पाचन से। तो हम एक एक करके देखते हैं। भोजन के पाचन से ऊर्जा हमें नहीं मिलती क्योंकि भोजन के पाचन से हमें मिलता है ग्लूकोज और यह ग्लूकोज आगे श्वसन प्रक्रिया में टूटता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर सी को देखें अंग श्वसन से, तो हम जब भी कार्य करते हैं तो हमारा कोई एक पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता, कोई एक अंग पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा ये गाल वर्क कर रहे हैं, माउथ वर्क कर रहा है, बाकी ऑर्गन जो है सारे वर्क नहीं कर रहे। तो एक अंग पूर्ण रूप से कार्य ना करके कुछ मांसपेशियां, कुछ ऊतक कार्य करते हैं और यह इसका उत्तर इसलिए ऊतक हो जाएगा क्योंकि ऊतक ही कार्य करते हैं, पूरा अंग या फिर भोजन से या सांस लेने से ऊर्जा हमें नहीं मिलती। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऊतक श्वसन से। 17 का दूसरा पार्ट है, यह भी 1 नंबर का प्रश्न है और बहुविकल्पीय है। यहाँ पे बताया गया है कि एक एथलीट मतलब एक धावक जो है वो 400 मीटर की रेस दौड़ रहा है। उस 400 मीटर की रेस में उसके शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड बन रहा है। उसकी मात्रा को यहाँ पे दर्शाया गया है कि ए स्टेज पे उसके अंदर लैक्टिक एसिड 0 से 2 के बीच में है, बी और सी स्टेज पे लैक्टिक एसिड 4 से 6 के बीच में है, डी स्टेज पे लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक है और ई स्टेज यानी उसकी रेस जब खत्म हो रही है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड और भी कम हो जा रहा है। तो यहाँ पूछा गया है 400 मीटर दौड़ने के दौरान एथलीट में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया इस घटना की व्याख्या करती है। तो आप जानते हैं कि लैक्टिक एसिड जो बनता है वो बनता है बिना ऑक्सीजन के। जब बिना ऑक्सीजन के लैक्टिक एसिड बनता है तो बिना ऑक्सीजन वाली जो श्वसन प्रक्रिया है वह अवायवीय श्वसन प्रक्रिया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अवायवीय श्वसन।
17 का तीसरा पार्ट है जिसमें एक ग्राफ दे रखा है यहाँ पे ग्राफ ए यानी आरेख ए और आरेख बी, प्लॉट ए और प्लॉट बी। तो प्लॉट ए और प्लॉट बी को सबसे पहले हमें पहचानना है कि यह वायवीय श्वसन है या अवायवीय श्वसन है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि यह वायवीय श्वसन होगा या अवायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन जाने के साथ साथ हमें उसी वक्त ऊर्जा मिलने लग जाती है और वह ऊर्जा निरंतर समानांतर बनी रहती है। निरंतर समानांतर मतलब निरंतर समान रूप से हमें मिलती रहती है, वह ऊर्जा घटती नहीं है। तो यहां से आप देखेंगे इस ग्राफ को, प्लॉट ए को, तो प्लॉट ए में दिखेगा आपको यहाँ पे ऊर्जा नहीं है और जब ये ऊर्जा बढ़ी है तो यह ऊर्जा बराबर रही है। तो यानी प्लॉट ए जो होगा वो वायवीय श्वसन का उदाहरण होगा, यानी वायवीय श्वसन को दर्शा रहा होगा, और प्लॉट बी जो होगा वो अवायवीय श्वसन को दर्शा रहा होगा। तो इस ग्राफ को देखने के बाद ही आपको तुरंत पता लग जाएगा कि प्लॉट ए वायवीय श्वसन है और प्लॉट बी अवायवीय श्वसन है। तो आप यहाँ देखिए, अब प्रश्न में इन चार में से कोई एक चुनना है। तो प्लॉट ए वायवीय श्वसन है जो इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है। ये दोनों उत्तर नहीं होंगे क्योंकि प्लॉट ए वायवीय श्वसन का है, तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब आगे की बात करते हैं। प्लॉट ए वायवीय श्वसन है, प्लॉट बी अवायवीय श्वसन है, और अगर औचित्य को देखें तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा हमेशा लगातार बनी रहती है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे लिखा है वायवीय में ऊर्जा की मात्रा कम, यानी कम होने के वजह से, यहाँ जो कम लिख रखा है इसके वजह से यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वायवीय में ऊर्जा की मात्रा अधिक। वायवीय में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, हाँ बिल्कुल सही है। सुसंगत होती है मतलब हमेशा हमारी बॉडी में बनी रहती है ऊर्जा, और अवायवीय में कम होती है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि मैं यह प्रश्न बहुत मेहनत के साथ आप सभी को समझा रहा हूं, यह बिल्कुल ठीक समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप बहुत आसानी से मेरे को कमेंट लिख के बता सकते हैं कि यह प्रश्न मुझे नहीं आया। मैं आपको और भी तरीके से इस आंसर को बताऊंगा। 17 का चौथा प्रश्न है, यहाँ पूछा गया है अवायवीय श्वसन में देखी जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाएं। तो अवायवीय श्वसन के बारे में पहले लिखते हैं। अवायवीय श्वसन में हमारे पास होता है यहाँ पे ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। तो हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये अवायवीय श्वसन का अभिक्रिया है। अवायवीय श्वसन में बन रहा है लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो यहाँ पे हम चुन लेते हैं कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, ऑक्सीजन की होती है अनुपस्थिति। इस कारण से ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति वाला ये जो ऑप्शन है ये कट हो जाएगा, और बी सी डी सही होने के कारण ऑप्शन अ ब स द में स ऑप्शन जिसमें बी सी और डी दे रखा है यह सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 का पांचवा पार्ट है, यह भी 1 नंबर का है। यहाँ पर भी 2 तालिकाएं दे रखी हैं। एक तालिका में वायवीय श्वसन और दूसरे तालिका में अवायवीय श्वसन के बारे में दे रखा है। ध्यान रखिएगा, ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का जो प्रश्न है, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है या कहाँ बनता है या कैसे बनता है, यह बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप मार्क कर लीजिए उस तालिका को, ये जो प्रश्न है इस तालिका को भी मार्क कर लीजिए कि यह प्रश्न इस बार भी एग्जाम में आने वाला है, यह पक्का बात है। तो चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इसमें दे रखी है वायवीय श्वसन की स्थिति, अंतिम उत्पाद, एटीपी की मात्रा और ऑक्सीजन। तो हम देखते हैं वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अवायवीय श्वसन में जरूरत नहीं होती। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिख रखा है गलत, यानी हमें गलत वाले को चुनना है, सही वाले को नहीं चुनना। तो ये चीज सही है। एटीपी की मात्रा वायवीय में अधिक होती है, बिल्कुल सही। अवायवीय में कम होती है, ये भी सही है। अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वायवीय में, ये भी सही है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है अवायवीय में। ध्यान रखिएगा, अवायवीय में इथेनॉल भी होता है, दूसरे अवायवीय में लैक्टिक एसिड भी होता है। तो यहाँ पे अवायवीय में ये सही होगा। चौथा ऑप्शन यानी अ प्रश्न ही गलत होगा, क्योंकि अगर तीनों सही हैं तो चौथा ही गलत होगा। यहाँ पे देखिए, वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और अवायवीय श्वसन होता है कोशिका केंद्र में। तो यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है और यही उसका उत्तर होगा, क्योंकि हमें गलत जानकारी निकालनी है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, जहाँ पे स्थिति वायवीय श्वसन की कोशिका द्रव दे रखी है और अवायवीय श्वसन की माइटोकॉन्ड्रिया दे रखी है। मैं आपको शुरू में बताया था कि प्रश्न 17 से लेकर प्रश्न 20 में आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी,
यानी ऐसे दिया जाएगा या पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको समझना है और कोई 5 प्रश्न होंगे। इन 5 में से कोई 4 ही पढ़ना है, यानी 17 मैंने 5 प्रश्न करा दिए जो सभी के लिए करा दिए, लेकिन इन 5 में से कोई 4 ही आपको उत्तर देने हैं। तो ध्यान रखिएगा 17 से लेकर 20 तक यह 4 प्रश्न हैं। इन 4 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उन 5 बहुविकल्पीय प्रश्न में से कोई 4 ही आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ज्यादा करने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, जो है उसी को सही करने से ज्यादा नंबर मिलेगा। तो चलिए 18वें प्रश्न को हल करते हैं। अब हमें यहाँ समझना है धात्विक गुण और अधात्विक गुण। धात्विक गुण जो धातुओं के पास होता है वह क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। जैसे यह एक धातु है, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो यह बन जाता है Na पॉजिटिव, जिसे हम धनात्मक आयन कहते हैं। और इसे धनात्मक आयन को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर या धात्विक गुण भी कहते हैं। अगर हम देखें समूह में नीचे की तरफ जाएं, अगर हम यहाँ लिखते हैं समूह की बात और यहाँ लिखते हैं आवर्त की बात, तो समूह में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि समूह में हम नीचे की तरफ जाते हैं, आवर्त में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, समूह में अप से डाउन की तरफ जाते हैं और आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। समूह में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे धात्विक गुण जो है, धात्विक गुण बढ़ता है। यानी धात्विक गुण यानी मेटालिक कैरेक्टर या फिर धात्विक गुण जो है वह बढ़ता है। और आवर्त में लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाने पर यह धात्विक गुण घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता है। अगर अधात्विक गुण की बात करें यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, नॉन मेटालिक या फिर अधात्विक गुण की बात करें, तो यहां पे अप से डाउन जब जाएंगे तो अधात्विक गुण जो है वो घटता है, और बाएं से दाएं जाएंगे तो यह अधात्विक गुण बढ़ता है। लेकिन अधात्विक गुण किसे कहते हैं, इसके बारे में यहां लिख रखा है और मैं आपको समझाता हूं कि परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जब भी कोई परमाणु, जैसे ये परमाणु है, यह जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका चार्ज जाएगा क्लोरीन माइनस, और इस माइनस के कारण से हम कहते हैं ऋणात्मक आयन, और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं ऋणात्मकता। तो ऋणात्मकता जो है यानी अधात्विक गुण जो है वो समूह में घटता है और आवर्त में बढ़ता है। इन चारों चीजों को आप ध्यान रखिएगा इस टेबल में, तभी आप आगे के सवाल को कर पाएंगे। आगे प्रश्न को हल करने से पहले एक बार इस ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ लिख रखा है एटॉमिक रेडियस, जिसे हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या, और यहाँ पे लिख रखा है एटॉमिक नंबर, जिसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या लेफ्ट से राइट जो है वह बढ़ रही है, और एटॉमिक रेडियस जो है डाउन से अप जाने पे इस ग्राफ में, यानी ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिथियम की जो त्रिज्या है 152 है, सोडियम की 186 है, पोटेशियम की 231 है, रूबिडियम की 244 है और सीजियम की 262 है, फ्लोरीन की 72 है, क्लोरीन की 99 है, ब्रोमीन की 114 है और आयोडीन की 133 है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब आगे के प्रश्न करेंगे 1 से 5 तक 18 के, जिसमें से हमें कोई 4 करने हैं, लेकिन मैं आपको ये 5 ही कराऊंगा। इन 5 में से कोई 4 ही करना है। तो 18 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक गुण घटते क्रम का सही दर्शाता है। तो अगर धात्विक गुण को देखें, सीजियम, रूबिडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के, तो यहाँ पे घटते क्रम में हमें सजाना है। तो इस ग्राफ को देख के हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सीजियम की जो परमाणु त्रिज्या है 262 है, लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है 152 है। धात्विक गुण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता। तो सीजियम का जो नाभिकीय है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, क्योंकि इसका परमाणु त्रिज्या बहुत बड़ा है और बड़े होने के कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से छूट जाएगा। लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या है वो बहुत छोटा है, और छोटा होने के कारण से इसका जो नाभिक है वो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए सीजियम जो है उसकी धात्विक गुण अधिक होगा, सीजियम का धात्विक गुण अधिक होगा और लिथियम का धात्विक गुण कम होगा। अब इसके हिसाब से हम उल्टी दिशा में लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सीजियम, फिर लिखेंगे रूबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। तो इस तरीके से हम आसानी से सजा सकते हैं धात्विक गुण के बारे में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न भले ही 1 नंबर का है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है,
वो बहुत महंगा है, बहुत बड़ा है, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा सभी बच्चे एक दूसरे से देख के कर लेंगे या फिर इसको छोड़ के आ जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न छोड़ेंगे तो आपका 1 नंबर कम हो रहा है बोर्ड में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी। 3 तरह की आवर्त सारणी हमने पढ़ी है, डोबर्नियर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव्स। उसके बाद चौथी आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में अल्कली धातुओं के साथ रखा गया है। अल्कली धातु मतलब धातु जो है, हाइड्रोजन जो है वो धातुओं की श्रेणी में रखा गया है, और अधात्विक गुण भी यह दर्शाता है। इसका क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, धात्विक गुण के लिए इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा और अधात्विक के लिए नेगेटिव होना पड़ेगा। धात्विक के लिए धनात्मक और अधात्विक के लिए ऋणात्मक। तो यह ऋणात्मक किस केस में होगा? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब यह हो जाएगा ऋणात्मक, और हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी छोड़ेगा तो ये हो जाएगा धनात्मक। तो यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए अच्छे से बताना है। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ता है तो वह ऋणात्मक होगा। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक के लिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ही ऋणात्मक होता है, छोड़ने के बाद ऋणात्मक नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देता है, अल्कली आयन के जैसे, और धनात्मक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, धनात्मक के लिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ना जरूरी है, लेकिन हमें यहाँ कहा गया है अधात्विक गुण। अधात्विक गुण मतलब धनात्मक नहीं, हमें ऋणात्मक खोजना है। तो यह ऑप्शन धनात्मक के बारे में बता रहा है, लेकिन हमें ऋणात्मक खोजना है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी में हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लेकर हैलोजन के जैसा ऋणात्मक हो जाता है। अब लेने की बात हो रही है, जब भी कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वह ऋणात्मक होता है, तो हाइड्रोजन का यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह ऑप्शन हो जाएगा सी सही है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लेकर हैलोजन के जैसा ऋणात्मक आयन बना लेता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा मशक्कत लगेगी आपको समझने में, बट आप इसको दोबारा से देखिए, थोड़ा सा बैक साइड में जाइए और दोबारा देखिए। अगर आपको फिर भी ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तभी मैं समझ पाऊंगा कि मैं आपको दूसरे तरीके से बता सकूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ऋणात्मकता है? ऋणात्मकता का मतलब आप समझ गए होंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ ले सकता है। आसानी से लेने के लिए उसकी जो त्रिज्या है वह छोटी होनी चाहिए। जब छोटी होगी तभी नाभिक जो है वह इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो त्रिज्या है आयोडीन की सबसे बड़ी है और फ्लोरीन की सबसे छोटी है। बड़ी त्रिज्या होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास आएगा तो वह इलेक्ट्रॉन को अपने पास अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। इस कारण से आयोडीन से ज्यादा ऋणात्मक फ्लोरीन होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कम है और यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने समीप पकड़ लेगा। तो फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हैलोजन तत्वों में समूह से नीचे जाने पर, हैलोजन तत्वों में समूह से नीचे जाने पर ऋणात्मकता होने की क्रमिक परिवर्तन के कारण की पहचान कीजिए। हैलोजन में जब हम ऊपर से नीचे, समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऋणात्मकता जो होती है उसकी पहचान करिए कि कैसे होती है, वो क्यों होती है और क्या कारण है उसका। तो यहाँ पे लिखा है जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं, यहाँ पे समूह की बात हो रही है, समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु का आकार घटता नहीं है, बढ़ता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति घटने के कारण, इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति घटने के कारण समूह में ऋणात्मकता घट जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोने की प्रवृत्ति नहीं होती, इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि यह हैलोजन है तो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति उनके पास होती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि के कारण ऋणात्मकता घट जाती है। तो ये हमें पता है कि समूह में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उनकी जो परमाणु त्रिज्या है वह बढ़ती है और बढ़ने के कारण से ऋणात्मकता घट जाती है। बढ़ने के कारण से यह नए इलेक्ट्रॉन को अपने पास एकत्रित नहीं कर पाते, इसलिए इनकी ऋणात्मकता घट जाती है। तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि के कारण। परमाणु त्रिज्या वृद्धि होती है, समूह में वृद्धि होती है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, और इस कारण से ऋणात्मकता घट जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो यह ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, 18वें के पांचवें की तरफ। फ्लोरीन का जो त्रिज्या है वो दे रखा है 72 पिकोमीटर
और लिथियम की त्रिज्या है 100 मीटर। अब ये pm जो लिख रखा है इसका अर्थ क्या है? pm का अर्थ है 10 की पावर -12 मीटर। तो 10 की पावर -12 मीटर करेंगे तो पिकोमीटर हो जाएगा। और यह फ्लोरीन की त्रिज्या है और यह लिथियम की त्रिज्या है। मतलब फ्लोरीन और लिथियम को देखा जाए तो छोटा परमाणु त्रिज्या वाला तत्व कौन है ये हमें बताना है। तो पहला है फ्लोरीन और लिथियम एक ही समूह में आते हैं, परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर। तो परमाणु पहले तो फ्लोरीन और लिथियम जो है वह एक समूह में नहीं आते, तो समूह का ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। ए और सी पहले ही गलत हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक समूह में ना आके आवर्त में आते हैं। तो अब बी ऑप्शन को देखते हैं। फ्लोरीन और लिथियम एक ही आवर्त में है, ठीक है, ये भी एक ही आवर्त में है और यहाँ भी लिख रखा है एक ही आवर्त में है। लेकिन आवर्त के दौरान बाएं से दाएं परमाणु आकार बढ़ जाता है। आवर्त के दौरान बाएं से दाएं जब जाते हैं परमाणु आकार बढ़ जाता है, यह गलत है, यह परमाणु आकार घटता है, इसलिए यहाँ पे यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए बी सी ना होके डी होगा, जो लिखा है फ्लोरीन और लिथियम एक ही आवर्त में होते हैं और आवर्त के दौरान परमाणु आकार त्रिज्या बाएं से दाएं घट जाती है। तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 के भी हमने 5 प्रश्न कर लिए, इन 5 में से कोई 4 ही आपको बोर्ड में करना है। चलिए बच्चों, अब 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सुमति जो है वो रात के समय तारे देखना चाहती है। रात के समय तारे देखना चाहती है, यह उसने ठाना है और उसने इसके लिए एक दूरबीन बनाने का निश्चय किया है। और जब रात के समय तारे देखने के लिए उसने दूरबीन बनाने का निश्चय किया है तो यहाँ पे 2 तरह की दूरबीन का वर्णन आपको दिया गया है। पहला दूरबीन है अपवर्तक दूरबीन। अपवर्तक दूरबीन लेंस की सहायता से बनाई जाती है और परावर्तित दूरबीन जो है वो दर्पण की सहायता से बनाई जाती है। अपवर्तक दूरबीन लेंस की सहायता से और परावर्तित दूरबीन दर्पण की सहायता से। अब दूरबीन बनाने के लिए उसने 2 लेंस लिए हैं, एक L1 और L2। L1 लेंस बड़ा है और L2 लेंस जो है वह छोटा है। L1 लेंस पे जब भी कोई पिंड है जो जिसके पास प्रकाश है वह प्रकाश आता है तो L1 लेंस उस प्रकाश को मोड़ के कुछ इस तरीके से L2 के ऊपर लेके आता है और L2 लेंस उस मोड़े हुए प्रकाश को यहाँ पे बड़े आकार में हमारी आंखों के सामने रखता है तो हमें आसानी से दिखाई देता है। तो 2 लेंस है L1 और L2। L1 जो है वो प्रकाश को मोड़ता है L2 की तरफ और L2 जो है उस मोड़े हुए प्रकाश से बड़ा आकार बना के हमें प्रतिबिंब दिखाता है। यहाँ बड़ी मुश्किल की बात यह है कि L1 और L2 लेंस हम रख तो लें, लेकिन यहाँ पे साइज देखना होगा और इस यहाँ पे उनका वजन देखना होगा, क्योंकि एक टेलीस्कोप को हमें हाथों में लेके देखना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास कोई नया दूसरा स्टैंड नहीं है क्योंकि हम इसे घर बना रहे हैं। तो चलिए अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला ये प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है, दिखाए गए आरेख के आधार पर, ये जो आरेख आपको दिख रहा है L1 और L2, इसके आधार पर सुमति ने दूरबीन बनाने के लिए, सुमति जो है वो दूरबीन बनाने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होगी। तो सुमति ने कुछ इस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो ये जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है और इस प्रकार का जो लेंस होता है ये अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पे इस लेंस का यूज किया गया है L1 और L2 में, तो ये उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रश्न 19 में L1 और L2 की शक्तियों का अनुपात जो है वो 4/1 हमें दिया गया है और यहाँ पूछा गया है कि L1 और L2 की फोकल लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो L1 और L2 की शक्तियाँ 4/1 दिया गया है और L1 और L2 की फोकल लेंथ का अनुपात हमें निकालना है। तो हमें ये पता है कि पावर का मतलब होता है P = 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो पावर ऑफ लेंस 1 का होगा 1/f1, पावर ऑफ लेंस 2 का होगा 1/f2। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पावर का होगा, पावर ऑफ लेंस 1 होगा 1/f1 और पावर ऑफ लेंस 2 होगा 1/f2। अगर हम देखें P1/P2 को तो ये होगा 4/1 जो कि बराबर होगा 1/f1 1/f2 के। तो अगर हम देखें F2/f1 जो होगा, यहाँ हम देखेंगे तो F2/f1 जो होगा 4/1 होगा, इसलिए F1/f2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4, 1:4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/4 यानी ऑप्शन बी। अब प्रश्न 19 के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। एक लेंस का 7 आवर्धन, एक लेंस के 7 आवर्धन मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है। तो आवर्धन का जो सूत्र होता है वह, इसका जो वैसे देखा जाए तो इसका डेफिनेशन पूछा गया है। यहाँ लिखा है वस्तु की ऊंचाई और छवि की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई और छवि की ऊंचाई h'/h को देखें तो यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है। तो 19 का उत्तर 1 हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई
और छवि की ऊंचाई के अनुपात, इसे हम आवर्धन या मैग्निफिकेशन कहते हैं। चलिए प्रश्न 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सुमति ने लेंस के साथ कुछ प्रारंभिक प्रयोग किए हैं। जो उसने टेलीस्कोप बनाया उसके साथ उसने कुछ प्रारंभिक प्रयोग किए, जिसमें लिखा है आईपीस का आवर्धन, यानी आईपीस का जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, वह 3 है। तो मैग्निफिकेशन आईपीस का हमारे पास 3 है। और आईपीस यानी आईपीस की जो प्रयोग किया उसमें 24 सेंटीमीटर की दूरी पे एक छवि मिली है। तो 24 सेंटीमीटर की दूरी पे एक छवि मिली है और हमें निकालना है वस्तु की दूरी क्या होगी। तो हमें ये पता है m जो होता है, आवर्धन जो होता है, वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा आवर्धन 3 है हमारे पास, प्रतिबिंब की दूरी 24 और वस्तु की दूरी हमें निकालनी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि वस्तु की दूरी जो होगी वो होगी 24/3, जो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 19 का यह 5वां प्रश्न है। सुजाता ने दूरबीन के लिए इतने मोटे लेंस, ध्यान रखिएगा, एक होता है मोटा लेंस और यहाँ लिखा है इतने मोटे लेंस। तो मोटा लेंस का वाकई मतलब मोटा हो गया, और इतना मोटा लेंस का मतलब इतना भी मोटा नहीं है, काम चलाऊ मोटा है। तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसी शब्द को कठोरता से इस्तेमाल किया गया है और इसी प्रश्न के कारण से कई बच्चों के, जिनके 100 में से 100 आ सकते हैं, उनके 95-98 रह जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न इतना मोटा और मोटा में भी अंतर को स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ लिखा है सुजाता ने दूरबीन के लिए इतने मोटे लेंस नहीं खरीदे, मतलब मोटा लेंस लिया लेकिन इतना भी मोटा नहीं लिया और उन्हें पॉलिश कर लिया। तो लेंस के चयन के साथ उसे क्या फायदा होगा? तो लिखा है यहाँ पे उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मोटा लेंस स्पष्ट चित्र देगा। तो मोटा लेंस होने से स्पष्ट चित्र नहीं आएगा, क्योंकि जब जितना मोटा लेंस होगा उसका जो आवर्धन होगा वह अधिक होगा, और आवर्धन होने के कारण से चित्र जो है वह कहीं और इतर बितर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मोटे लेंस को टेलीस्कोप को संभालना आसान बना दिया है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जब हम मोटे लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो टेलीस्कोप है उसका वजन पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा, अधिक होने के कारण से उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है इतना मोटा लेंस दूरबीन को बहुत भारी बनाता और प्रकाश की काफी मात्रा को भी पारित करने की अनुमति देता है। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इतना मोटा लेंस नहीं है, बहुत मोटा नहीं है, इतना मोटा जरूर होना चाहिए ताकि आवर्धन हो सके और प्रकाश की काफी मात्रा में पारित कर सके, वह ले जा सके। क्योंकि अगर हम प्रकाश को पारित नहीं करेंगे और एक धुंधली ग्लास से देखेंगे तो प्रकाश आ भी नहीं पाएगा। तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को देखते हैं, इतने मोटे लेंस उसे अधिक आवर्धन देगा। तो ये अधिक आवर्धन की हमें जरूरत नहीं है, इतना मोटा लेंस के अधिक आवर्धन की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 19वें का सी सही है। चलिए अब 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न में भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन 5 बहुविकल्पीय प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के जवाब हमें देने हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ तो मैं 5 ही सवाल करूंगा। लेकिन यहाँ लिख रखा है परिनालिका के बारे में। तो परिनालिका कुछ बेलन आकार होती है और तांबे की एक लेयर चढ़ी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बनाता हूँ कि यह है बेलन आकार परिनालिका, जिसको हमने यहाँ पे की लगा दिया और यहाँ पे लगा दी बैटरी। तो ये हो गई परिनालिका। परिनालिका में ये कुछ बेलन आकार का है और यहाँ पे हमने लगा रखा है चीनी मिट्टी का बेलन आकार नालिका, जिसपे तांबा लपेट रखा है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा जब भी प्रवाहित करते हैं, तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह लगभग समान होता है, अंदर लगभग समान होता है और बाहर जो है वह शून्य के करीब हो जाता है, यानी कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बन जाता है जो एक बराबर होता है और बाहर जो है वह शून्य के करीब हो जाता है। तो यहाँ पैराग्राफ के माध्यम से यहाँ मैंने आपको बताया कि परिनालिका किसे कहते हैं, यहाँ मैंने बताया कि परिनालिका में हो क्या रहा है। अब यहाँ बताऊंगा परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो है वह किसके समान होता है, चुंबक की पट्टी के समान होता है। चुंबक की पट्टी यानी ये जो चुंबक की पट्टी है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके समान होता है। और जैसे चुंबक की पट्टी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, सेम उसी प्रकार से परिनालिका में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। तो यहाँ पर परिनालिका के बारे में बता दिया। अब मैं कह रहा हूँ परिनालिका में उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र कुछ कारकों पर निर्भर करता है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वह कुछ कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक है विद्युत धारा, यानी उसके अंदर कितना करंट जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है।
दूसरा है उसकी लंबाई और कितना तांबा का घूर्णन यानी कितने तांबा उसमें लपेट रखा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है। अब परिनालिका के विद्युतीय धारा को चुंबकीय क्षेत्र की भिन्नता को देखते हुए इस प्रयोग के लिए यह ग्राफ बनाया गया है। तो इस ग्राफ को समझने के लिए यहाँ बताता हूँ, करंट मतलब विद्युत धारा जा रही है, यह 0.1, 0.2, 0.4 से लेकर आगे 0.2 तक है और एम्पियर में मापा गया है। और यह है चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए 0.2 एम्पियर करंट है, तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ यहाँ पे है 3 के पास। तो सेम ऐसे ही यह एक ग्राफ बनाया गया है जिसमें करंट बढ़ाया गया है, और जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। तो चलिए अब प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, एक रेखीय परिनालिका यानी एक रेखीय सोलेनॉइड में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण देखा जाता है। तो अब मैंने आपको बताया कि एक परिनालिका के अंदर हम करंट यानी विद्युत धारा देते हैं। विद्युत धारा देने के बाद वह चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाता है, और वह चुंबकीय ऊर्जा जो है उससे हम कुछ चीज घुमा सकते हैं। यानी अगर हम फैन को देखें, पंखे को देखें, तो हम इसके अंदर दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद पंखे का जो मोटर है उसमें बनता है मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक एनर्जी, और यह जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसको घुमाने में काम आती है। तो इसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को हम कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा। सो इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत धारा की ऊर्जा को हमने इस्तेमाल किया यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका उत्तर यहाँ सही हो जाएगा सी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए रेखीय परिनालिका का इस्तेमाल किया जाता है। 20वें का दूसरा पार्ट है, यदि नरम लोहे की पट्टी को परिनालिका में अंदर रखा जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है लघु परिपथ यानी पूर्ण परिपथ अगर हो जाए यानी क्लोज सर्किट हो जाए तो लोहे की पट्टी में बिजली के झटके उत्पन्न होंगे। तो बिजली के झटके तो उत्पन्न नहीं होंगे। मान लीजिए कि हमारा पंखा है, उसमें सोलेनॉइड है, और हम जैसे ही करंट पास करेंगे तो पंखा घूमेगा, लेकिन उसके बिजली के झटके तो कुछ नहीं महसूस होंगे। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, जब एक परिपथ में विद्युत धारा होगी, मतलब जब तक उस पंखे में विद्युत धारा होगी तब तक लोहे की पट्टी चुंबकित हो जाएगी। लोहे की पट्टी यानी उसके अंदर लोहे की पट्टी जो बन जा रही है वह चुंबकित हो जाएगी। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न को भी देख लेते हैं, क्या पता इससे आगे वाले जो ऑप्शंस हैं वो उससे भी सही हो। इसलिए हमें सारे ऑप्शंस को देखने हैं परीक्षा में, क्योंकि पहला ऑप्शन अगर सही है तो हो सकता है कि दूसरा तीसरा ऑप्शन उन पहले वाले ऑप्शन से भी सही हो। तो तीसरा ऑप्शन की तरफ जाते हैं। लोहे की पट्टी को स्थायी रूप से चुंबकित किया जाता है। तो स्थायी रूप से चुंबकित तो नहीं होगा, क्योंकि यह स्थायी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, या जब तक विद्युत धारा होगी तब तक ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी है, लोहे की पट्टी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। तो लोहे की पट्टी को जब हम परिनालिका के अंदर डालते हैं तो उसमें प्रभाव ये होता है कि वह चुंबक बन जाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि चुंबक नहीं बना। तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। जब तक परिपथ में विद्युत धारा होगा तब तक लोहे की पट्टी को चुंबकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, परिनालिका के अंदर निर्मित चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप किसके समान समझते हैं कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह किसके समान होगा। तो चुंबक की पट्टी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के समान होगा, या फिर सीधे चालक की विद्युतीय धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युतीय धारावाही वृत्ताकाश प्रवास। तो सीधा चालक मतलब एक सीधा करंट जा रहा है एक वायर में उसके तरह, या फिर एक लूप में करंट जा रहा है उसकी चुंबकीय धारा की तरह, या फिर चुंबकीय धारा आकार पे निर्भर नहीं करती। तो इन तीनों में से अगर देखें तो चुंबक की पट्टी जो होगी, मतलब सोलेनॉइड जो है उसके अंदर एक लोहे को डाल दिया जाए तो यह चुंबक की पट्टी की तरह कार्य करेगा, जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बनेगा। तो यह हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस ऑप्शन को, इस जो लिखा है, जो कंटेंट लिखा है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके कई सारे उत्तर तो आसानी से हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बहुत बड़ा प्रश्न होता है तो उस बड़े प्रश्न को देख के वैसे ही छोड़ देते हैं कि यह तो हमें नहीं आएगा। लेकिन यही आपकी गलती होगी जब आप बड़े प्रश्न को छोड़ देंगे, क्योंकि उत्तर उसी में मिल जाएगा आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा
चुंबक की पट्टी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसके बराबर होता है। अगला प्रश्न है 20वें का चौथा पार्ट। ग्राफ में विश्लेषण करने के बाद एक छात्र निम्नलिखित कथनों को लिखता है। कथन लिखे हैं उसने, इन 4 में से कौन सा सही कथन है ये हमें चुनना है। तो ग्राफ की तरफ देखते हैं, ये ग्राफ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात करी गई है और यहाँ पे करंट की बात करी गई है। तो करंट मतलब विद्युत धारा की बात करी गई है। पहला कथन लिखा है किसी बच्चे ने, परिनालिका द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत के परिपथ अनुपारित होगा, मतलब उल्टा होगा। तो उल्टा तो नहीं होगा, जैसे जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी यह कथन ए गलत हो जाएगा। बी कथन कहता है परिनालिका द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र सीधे विद्युत के समानुपाती होगा। समानुपाती का अर्थ है कि जैसे जैसे हम विद्युत धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी यानी चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तो यह ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। तो बी ऑप्शन को हम निशान लगा के रखते हैं कि यह सही है। आगे के ऑप्शन को देखते हैं। परिनालिका द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत के वर्ग के सीधे अनुपातिक। विद्युत का वर्ग का मतलब जब भी विद्युत का वर्ग बनेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ध्यान रखिएगा, ग्राफ ऐसा नहीं बन रहा है इसलिए वर्ग तो नहीं होगा, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। परिनालिका द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत के स्वतंत्र होगा, मतलब कितना भी आप विद्युत धारा उसके अंदर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, मतलब इसका कोई भी असर चुंबकीय धारा यानी चुंबकीय क्षेत्र पे नहीं पड़ेगा। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हो रहा है बी सही। तो यहाँ पे हम देखेंगे केवल डी सही है, केवल एसीडी सही है, केवल ए बी सही है और केवल बी। तो केवल बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कई बार बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, यह 4 कथन दे रखे हैं, तो इन कथन को देख के बच्चे टिक कर देते हैं, लेकिन इन कथन को देखने के बाद हमें ऑप्शन जो है वो यहाँ दे रखे हैं। तो ये ऑप्शंस देखने के बाद हम कह पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चे इसी को देख के कर देते हैं और बच्चे गलत कर आते हैं और पेपर में उनको नंबर नहीं मिलते हैं, उनको आते के बाद भी नंबर नहीं मिलते हैं। चलिए 20वें का 5वां पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको भी करें। ग्राफ में से बताए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें और इन कथनों को देखें तो कौन सा कथन सही है यह हमें ढूंढना है। 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र 13 एमटी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0.8 एम्पियर, तो ये हो गया 0.8 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र 13 एमटी है। तो देखते हैं 0.8 एम्पियर को ऊपर जाने पे हाँ यहाँ पे 13 एमटी आ रहा है। तो यह ऑप्शन सही है। अगर आपके पास स्केल है तो आप यहाँ पे स्केल रखेंगे तब भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि सीधी रेखा जो है वो 13 एमटी के पास जा रही है। देखिए 12 ये रहा, यहाँ बीच में 13 होगा, यहाँ पे 14 होगा। तो यह ऑप्शन सही है। आगे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अधिक विद्युतीय धाराओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र गैर रेखिक बढ़ता है। गैर रेखिक का मतलब है कि इसमें रेखा नहीं बनकर कुछ ऐसे होता है। तो यह ऑप्शन बी गलत है क्योंकि रेखा तो कुछ सीधी बन रही है। सी 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र 1.3 एमटी है। ध्यान रखिएगा 1.3 एमटी यानी 0 ये है 2 ये है, तो 1.3 कुछ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, 0.8 पे यहाँ पे तो नहीं है, ऊपर है। तो यह ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। फिर है डी 0.8 एम्पियर विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र को खोजने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो पर्याप्त जानकारी तो है हमारे पास। देखिए 0.8 एम्पियर करंट प्रवाहित करने पे विद्युत धारा हो रही है 13 एमटी। तो 13 एमटी यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो अमाउंट है वो है 13 एमटी। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र जो आ रहा है वह 13 एमटी आ रहा है। खंड ए के सभी प्रश्न 1 से 20 तक मैं पहले ही हल करा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे खंड बी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न 21 से प्रश्न 26 तक के सभी प्रश्नों के अच्छे से उत्तर और अच्छे से समझेंगे भी। यह है प्रश्न 21। पित्त यानी बाइल के रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। हाँ, बाइल के रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी यह पाचन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हमें सत्यापित करना है कि यह किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम कहते हैं अग्नाशयी यानी पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वह क्षारीय अवस्था में ही कार्य करते हैं। तो पित्त रस के कारण से जो पेट से अम्लीय भोजन आता है, वह क्षारीय रूप से कर दिया जाता है और यह क्षारीय रूप होने के कारण से अग्नाशयी एंजाइम अच्छे से कार्य कर पाते हैं।
तो पहला काम ये हो गया। दूसरा काम है पित्त लवण के अंदर वसा के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स को तोड़ने की क्षमता होती है, जो आंत में जो एंजाइम होता है लाइपेज उसको पचाने में सहायता करती है। प्रश्न 21 में ये पूछा गया है पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय के बाएं और दाएं पक्ष अलग अलग होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पक्षी और स्तनधारियों के जो बाएं और दाएं के हृदय पक्ष जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बाएं भाग में ऑक्सीकृत ब्लड होता है और दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। इससे इनको क्या फायदा होता है, इसके हमें कारण बताने हैं। तो पृथक्करण एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रक्त के मिश्रण को अलग रखा जाता है। इस कारण से पक्षी और स्तनधारियों में अत्यधिक ऊर्जा की आपूर्ति हो पाती है। यह पृथक्करण जो है वो पक्षी और स्तनधारियों में इसलिए उपयोगी है क्योंकि इनको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के कारण से ये अपने शरीर का तापमान जो है वो बनाए रखते हैं। तो शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन इनको तभी पूर्ण रूप से मिलेगा जब पृथक्करण यानी बायां हृदय और दायां हृदय दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि बाएं हृदय में हमारा ऑक्सीकृत खून होता है, दाएं हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून होता है। चलिए प्रश्न 22 पढ़ते हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण की विभिन्न प्रक्रिया के बारे में हमें बताना है और यह भी बताना है कि यह प्रक्रिया क्या एक साथ होती हैं या एक साथ होना जरूरी है। तो हम पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु है, यहाँ पे पानी के 6 अणु है, ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अब जब यह अभिक्रिया होती है ये 4 चीजों से, तो बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। प्रक्रिया के मुख्य कौन कौन से बिंदु हैं उसके बारे में देखते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट पत्तों में होती है और उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा जो है वो खींच ली जाती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और रासायनिक ऊर्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देती है पानी से। अब ये हमारे पास पानी है और ये जो रासायनिक ऊर्जा है, ये रासायनिक ऊर्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देती है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के कारण से अपचयन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। देखिए अपचयन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे 6 अणु है कार्बन डाइऑक्साइड के, यहाँ 6 अणु है वाटर के, पानी के। यह इसमें आके मिल जाते हैं, हाइड्रोजन के जुड़ने के वजह से हम इसे कहते हैं अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब यह जो 3 चरण है यह एक के बाद एक नहीं होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं उनके स्टोमेटा जो होते हैं वह दिन के समय बंद होते हैं, क्योंकि अगर स्टोमेटा दिन के समय खुले होंगे तो अधिक से अधिक पानी जो होगा भाप बन के निकल जाएगा और उनको पानी की कमी हो जाएगी। तो दिन के समय पे स्टोमेटा बंद करके रखते हैं और रात के समय पे स्टोमेटा ओपन होता है, और रात के समय पे स्टोमेटा ओपन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय पे ली जाती है और एक इंटरमीडिएट बना लिया जाता है। इंटरमीडिएट बनने के कारण से ये जो इंटरमीडिएट है, यह मध्यवर्ती है, यह दिन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तब जाके कार्य करता है और ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। प्रश्न 23 में हमें एक परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताना है कि किसी यौगिक में कार्बन है, उसको कैसे पता लगेगा कि इस यौगिक में कार्बन है या फिर नहीं है। तो मान लीजिए उस यौगिक को हम जलाते हैं, तो ये हमारे पास यौगिक है, इसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जब हम चूने के पानी में डालते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कारण से यह दूधिया प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है 4 की संयोजकता यानी वैलेंसी के बाद भी कार्बन जो है एक नोबल गैस विन्यास करता है, क्योंकि अपने 4 संतुलित इलेक्ट्रॉन के अन्य तत्वों के साथ साझा करके। यह कार्बन है, यह कार्बन के 4 अलग तत्वों के साथ साझा करके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट कर लेता है। 23वें का यह पार्ट है, यहाँ पूछा गया है कार्बन यौगिकों की संख्या उन सभी तत्वों से अधिक है जो अन्य सभी तत्वों के द्वारा एक साथ रखे गए हैं। कार्बन यौगिकों की संख्या जो होती है वो सभी तत्वों के यौगिकों से अधिक है, जबकि सभी तत्वों के आपस में अपने यौगिक हैं। यह इसके 2 कारण हमें बताने हैं। तो कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है। कैटिनेशन मतलब कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ नया चैन बना सकता है, इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन जो है इसकी 4 की वैधता है, तो 4 के अन्य परमाणुओं के साथ यह आराम से मिल जाता है। दूसरा है कार्बन बहुत छोटा आकार होने के कारण यह आसानी से किसी दूसरे तत्व के साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये इस कारण के वजह से
कार्बन के बहुत सारे यौगिक हमें देखने को मिलते हैं। 24वां और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे PQRS 4 नमूने दिए गए हैं और ये हमारे पास सॉल्ट दिए गए हैं, नमक दिए गए हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। यह सवाल करने से पहले मैं आपको प्रतिक्रियाशीलता बता देता हूं। यहाँ पर सबसे अत्यधिक क्रियाशील है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो सबसे ज्यादा प्रगतिशील है पोटेशियम और सबसे कम है गोल्ड। अब हमें इस प्रश्न की तरफ देखना है कि 100 जो नमूना है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है किसी भी सॉल्ट के साथ। तो किसी भी सॉल्ट में पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम यहाँ पे है हमारे पास, ये मैग्नीशियम हो गया। यहाँ पे जिंक को हम यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कर देते हैं, यहाँ पे हो गया जिंक। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ पे सोडियम सल्फेट यहाँ पे हो गया। चारों तत्वों के नमक को हमने यहाँ पे दर्शित कर दिया। अब हम देखते हैं एस में कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं, यानी चारों में से सबसे लोएस्ट कैटेगरी है इसकी मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और सोडियम से। मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और सोडियम से। तो यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एस की उपस्थिति यहाँ पे। एस मतलब जिंक से नीचे प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं आर की। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, यानी जिंक से ऊपर होगा। जिंक से ऊपर होगा, यहां से पता लग रहा है जिंक से ऊपर, यानी आर यहाँ पे होगा जिंक के ऊपर। अब बात करते हैं पी की। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पी जो है कोई प्रतिक्रिया सोडियम और मैग्नीशियम से नीचे है। सोडियम और मैग्नीशियम से नीचे है तो पी यहाँ पे होगा कहीं पे। अब आखिरी में रह गया क्यू। प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया ही होती है, यानी इन सबसे प्रतिक्रिया हो रही है, यानी मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और सोडियम इन सबसे ऊपर होगा। मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और सोडियम, यानी क्यू यहाँ पे होगा। तो ये हमने बता दिया कि क्यू सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है और एस सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। और यहाँ पे यही पूछा गया है कि दिए गए नमूनों में प्रतिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम को उपस्थित करें। तो यहाँ पे क्यू सबसे ज्यादा प्रगतिशील है और एस सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उसके बाद पूछा गया है जब कॉपर सल्फेट नमक के साथ क्यू की प्रतिक्रिया करी जाती है। तो यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट और ये रहा क्यू। कॉपर सल्फेट से ज्यादा प्रतिक्रियाशील है क्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट क्यू। तो क्यू ज्यादा प्रतिक्रियाशील होने के कारण से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ बनानेगा Cu प्लस QSO4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने यहाँ पे छांटा पहले कि कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसे करके मैं एक एक करके कम गया। यहाँ पे 3 कोई प्रतिक्रिया वाले हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे 2 है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके छांटा और छांटने के बाद इस प्रश्न को हल किया। थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। एक छात्र जो है वह एक उपरोक्त घटना को बता रहा है कि जब उसने सफेद प्रकाश को प्रिज्म के अंदर से गुजारा तो यहाँ पे लाल और वायलेट कलर के अंदर बहुत सारे कलर दिख रहे थे, जो है VIBGYOR, ये विबग्योर। तो R और V उससे दिख रहा है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है यह घटना क्या कहलाती है। दूसरे में यह पूछा गया है कि वायलेट लाइट के लाल रंग के अधिक झुकने का क्या कारण है, यानी वायलेट लाइट जो है वो ज्यादा झुक रही है लाल रंग के हिसाब से। तो हम लिखेंगे घटना को फैलाव कहा जाता है, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वह अपने विभिन्न हिस्सों में टूट रही है, जिसमें सबसे ऊपर लाल है और सबसे नीचे वायलेट है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रिज्म के अंदर वायलेट लाइट की गति सबसे धीमी है और लाल रंग की गति सबसे अधिक है, इसलिए वायलेट लाइन का विचलन यानी वायलेट लाइन का जो ठहराव है वो अधिक होता है और लाल रंग का कम। अगला प्रश्न है एक छात्र के पास 2 प्रतिरोधक हैं, 2 ओम और 3 ओम। ये 2 प्रतिरोधक हैं और यह R2 के स्थान पर लगाना चाहता है। ये R2 के स्थान पर लगाना चाहता है। पूरे सर्किट का जो विद्युत है वह 9 एम्पियर है और वोल्टेज इतना है। तो हमारे पास विद्युत 9 एम्पियर है, वोल्टेज 12 वोल्ट है। हमें पूछा गया है कि R2 की जगह कौन सा लगेगा, 2 ओम लगेगा या 3 ओम लगेगा। तो हम करेंगे, इसलिए ओम के नियम के हिसाब से V = IR हमें ऑलरेडी पता है। पूरे सर्किट को हम देखें तो वोल्टेज हमारा है V यानी 12 और करंट है हमारा 9 एम्पियर। तो V/R यहाँ पे लिखा गया आएगा, तो ये आ जाएगा ओम 4/3 ओम। 4/3 ओम इस टोटल का हो जाएगा। R आ जाएगा हमारे पास 4/3 ओम टोटल। और अगर हम सॉल्व करेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2। 1/R जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 = 1/R1 यानी 4 और 1/R2। अब इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 - 1/4 = 1/R2। ये हो जाएगा हमारे पास 2/4। 3 में से बन गया 2, 2/4 = 1/R2।
सो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 4/2, तो ये हो जाएगा 2 ओम। तो हमारा आंसर 2 ओम आ जाएगा। 27वें प्रश्न में गोल पीले, ये देखिएगा गोल पीले यानी 2 कैरेक्टर ले लिए गए हैं। गोल पीले बीज मटर के उनको आत्म परागण करने के बाद ये स्थिति आ रही है। यह टोटल पौधे जो हैं वो 1112 हैं। अगर आप इनको टोटल करेंगे ये हो जाएंगे 1112। और यह पूछा गया है कि विरासत के तंत्र जो कि मेंडल ने बताया था उसके बाद के परिणाम के बारे में आप बताइए अगर ये एक्टिविटी हो रही है तो। ये टोटल पौधे हैं 1112 और अगर हम इनके रेशो निकालें तो रेशो के लिए हम इन सभी को 64 से भाग कर देते हैं। अब बच्चे पूछेंगे 64 से क्यों भाग किया सर ने, तो मैं आपको बताता हूँ 64 से इसलिए भाग किया गया क्योंकि 64 अंक यहाँ पे सबसे छोटा है। तो यहाँ भाग करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1, यहाँ पे भाग करने के बाद हमारे पास लगभग 3 आएगा, यहाँ पे भाग करने के बाद लगभग 3 आएगा और यहाँ पे भाग करने के बाद लगभग 9 आएगा। तो रेशियो हमारे पास आ गया 9:3:3:1। सो पहली चीज हमें अनुपात पता लग गई। दूसरी चीज हम देखेंगे कि माता पिता यानी गोल पीला पौधा एक तरफ है और फिर दूसरा गोल पीला पौधा है, उनके आत्म परागण के साथ हो रहा है। यानी माता पिता के जो कैरेक्टर है वह पूर्ण रूप से नहीं जा रहे हैं, यह संपूर्ण जीन सेट विरासत में नहीं मिला है। यानी इन दोनों के मिलन के बाद ही दूसरे सेट्स आ रहे हैं, जैसे गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा। तो ये 4 कैरेक्टर जो आ रहे हैं वो माता पिता के संयोजन के बाद आ रहे हैं, उनके गुण सूत्रों के संयोजन के बाद आ रहे हैं। तो दूसरी बात ये हो गई कि पूरे के पूरे सेट जो है वह नहीं आते, उनके गुण सूत्र के संयोजन के बाद आते हैं। तीसरा, उनके जो गुण सूत्र होते हैं उनका जो पृथक्करण होता है यह भी अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि गोल के साथ हमेशा पीला जाएगा या गोल के साथ हमेशा हरा जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं गोल के साथ पीला भी जा रहा है और गोल के साथ हरा भी जा रहा है, और पीले के साथ झुर्रीदार और झुर्रीदार के साथ हरा, यानी चारों जो गुण सूत्र हैं वह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। और यही कारण है कि हम इसे कहते हैं विरासत के तंत्र में जो भी गुणसूत्र होते हैं माता पिता के वह भिन्न रूप से बच्चों में आते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एक लड़के और लड़की की जन्म की संभावना 50-50% होती है। लड़के और लड़की के जन्म की संभावना 50% और 50% होती है। मनुष्य के लिंग निर्धारण के तंत्र के आधार पर आप इस कथन को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई मेल पार्टनर है और फीमेल पार्टनर है तो इनमें क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पे अलग अलग होते हैं और यहाँ पे एक जैसे होते हैं। अलग अलग होने के कारण से हमेशा मेल जो है वो X और Y में से कोई सा दे सकता है और फीमेल जो है वो X और X दे सकते हैं। अगर मेल X क्रोमोसोम देता है और फीमेल भी X देती है तो यहाँ पे XX आएगा। मेल अगर Y क्रोमोसोम देता है और फीमेल X देती है तो यहाँ पे XY आएगा। फीमेल अब ये X और ये X देते हैं तो यहाँ पे XX आएगा। ये Y और ये X देते हैं तो यहाँ पे आएगा XY। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मेल बनेगा, यहाँ पे भी मेल बनेगा, यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे फीमेल। 50-50% चांसेस हैं मेल और फीमेल बनने के। यहाँ पर लिंग निर्धारण तंत्र जो है वो पूर्ण रूप से पिता के ऊपर निर्धारित करता है, क्योंकि पिता के पास जो मेल जोड़ी होती है क्रोमोसोम्स की XY और माता के पास आदर्श जोड़ी होती है, एक जैसी जोड़ी होती है। तो पिता के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने है। यहाँ दिया गया है, शुरुआती दिनों में ट्रेन में चाय परोसने के लिए प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल किया जाता था। यह प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि इन प्लास्टिक के कप को धोया जा सकता था, साफ किया जा सकता था और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी इनको रिप्लेस करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इन प्लास्टिक के कप के बाद अब हमने कूल्हड़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन कूल्हड़ का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं हुआ। कूल्हड़ के कप के बाद अब हमने पेपर कप का इस्तेमाल कर दिया। तो आपके हिसाब से यह ऐसा क्यों हुआ कि प्लास्टिक से हम कूल्हड़ पे गए और कूल्हड़ से फिर पेपर कप पे चले गए? तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ अच्छे से कि प्लास्टिक से हम कूल्हड़ पे गए और कूल्हड़ से फिर पेपर पे क्यों गए। देखिए, प्लास्टिक जो है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यह पर्यावरण में आसानी से नहीं मिल पाते और ये बहुत दिनों तक वेस्ट पड़े रहते हैं। यानी ये जो है गैर जैव निम्नीकरण होते हैं, यानी जैविक प्रक्रिया के द्वारा यह टूटते नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हमने प्लास्टिक के कप को इस्तेमाल करना बंद किया, क्योंकि यह दोबारा से पर्यावरण में अवशोषित नहीं होते और बाहर पड़े रहते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। अब हम प्लास्टिक के कप से आ गए कूल्हड़ वाले कप पे। कूल्हड़ वाले कप को बनाने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है और यह मिट्टी जो होती है वह खेतों की ऊपरी लेयर यानी उपजाऊ परत को इस्तेमाल करके बनाई जा रही थी। तो उपजाऊ परत को इस्तेमाल करने से एक तो उपजाऊपन कम हो गया मिट्टी का खेतों में। दूसरा, अगर हम इन कूल्हड़ को दोबारा से खेत में मिलाना चाहें, क्योंकि मिट्टी पकाई जाती है कूल्हड़ के लिए, यह कूल्हड़ की जो मिट्टी है यह दोबारा से
मट्टी में नहीं मिलाई जा सकती, क्योंकि कूल्हड़ की मिट्टी जो होती है वह पकाई जाती है और पकी हुई मिट्टी दोबारा से खेतों में मिलाई जाएगी तो उसको बहुत समय लगेगा उपजाऊ होने में। तो हमने इसलिए कूल्हड़ का भी इस्तेमाल बंद किया। अब आ गए हम पेपर कप पे। अब पेपर कप इस्तेमाल करने से हमें यह फायदा है कि हम पेपर कप को इस्तेमाल करते हैं और इसको थ्रो कर देते हैं। थ्रो करने से यह दोबारा से मिट्टी में मिल जाता है और बहुत आसानी से गल जाता है। तो हम प्लास्टिक कप का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर हमने कूल्हड़ का इस्तेमाल किया और फिर पेपर का इस्तेमाल किया। तो हमने यहाँ पे गैर जैवनीकरण और जैव निम्नीकरण से हम आ गए जैव निम्नीकरण की तरफ। तो यहाँ पे हमें यही नोट करना है। अगला प्रश्न 32 यहाँ पूछा गया है, समझाए कि मूत्र कहाँ से और कैसे उत्पन्न होता है। तो रक्त गुर्दे में निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन की इकाइयां होती हैं, उस इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, गुर्दे को हम कहते हैं किडनी। इस नेफ्रॉन में 3 चीजें होती हैं। पहला है अत्यधिक निस्पंदन यानी अत्यधिक फिल्ट्रेशन। अत्यधिक फिल्ट्रेशन होने के कारण से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पानी, लवण और नाइट्रोजन युक्त कचरा जो है वह ग्लोमेरुलस से आगे बढ़ जाता है, पीसीटी और डीसीटी में चला जाता है। यानी यहां से आगे बढ़ना पीसीटी और डीसीटी जो है वो अत्यंत निस्पंदन के कारण से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण से होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे 100% में से 90% चला गया अंदर पीसीटी और डीसीटी में। अब 90% चला जाएगा तो हमें बार बार यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इस 90% में से जो भी यूजफुल चीजें हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो शरीर के लिए उपयोगी हैं और जितनी मात्रा में उपयोगी हैं यह वापस ले ली जाती हैं, इसे हम कहते हैं पुनर्संयोजन। इसके बाद तीसरा है कि जो भी पानी, लवण और यूरिया अधिक मात्रा में है वो स्त्राव करके यानी बाहर चला जाता है मूत्र के रास्ते। अगला प्रश्न है 30 जिसमें हमें पूछा गया है कि यह जो 4 रिएक्शन है इनमें वह रिएक्शन चुननी है जो एंडोथर्मिक यानी ऊर्जा के इस्तेमाल से भी हो रही है और अपघटन भी हो रहा है। तो ऊर्जा के इस्तेमाल भी हो रहा है और अपघटन भी हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे सीसा नाइट्रेट जो है इसमें आपका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो यह जो है सीसा नाइट्रेट वह टूटता है और टूटने के कारण से यहाँ पे एंडोथर्मिक और अपघटन, एंडोथर्मिक मतलब इसमें हीट की आवश्यकता होती है इसको करने के लिए, और अपघटन यानी टूट रहा है तो सीसा नाइट्रेट का ताप 1 हो गया। और दूसरा है अम्लीय पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब पानी के अंदर जब हम करंट डालते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं तो ऊर्जा डाल रहे हैं, इसलिए हो गया एंडोथर्मिक और यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है तो ये हो गया अपघटन। अगले पार्ट में पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड को खुला रखा जाता है यानी खुले में रखा जाता है, धूप में रखा जाता है तो यह ग्रे हो जाता है। इसकी एक रासायनिक समीकरण लिखें। तो सिल्वर क्लोराइड हमारा ये है, इसको हमने सनलाइट में किया तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गया, सिल्वर क्लोरीन अलग अलग हो गया। और इसी पद्धति का हम इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी के अंदर। प्रश्न 31 में यहाँ एक तालिका दी गई है। इस तालिका में हमारे पास A, B, C, D और E 5 तत्व दिए गए हैं और इन 5 तत्व को, इन तालिकाओं को ग्रुप और पीरियड के हिसाब से हमें बताना है। ये 3 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कौन सा तत्व एक धातु है जिसकी संयोजकता 2 है। अब आपको पता है कि धातु जो होते हैं वो हमेशा बाईं तरफ होते हैं और बाईं तरफ में हमारे पास संयोजकता D की है 2, क्योंकि D जो है वो समूह 2 में आ रहा है। तो वर्ग 2 में आने के कारण से D की जो संयोजकता होती है वह 2 होगी। दूसरा पूछा गया है कौन सा तत्व कम से कम प्रतिक्रियाशील है। तो यहाँ आप जानते हैं कि ये जो 18वां नंबर होता है ये हम कहते हैं नोबल गैस, और नोबल गैस होने के कारण से यह सबसे कम प्रतिक्रियाशील होता है यानी किसी से भी प्रतिक्रिया नहीं करता। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये किसी से भी प्रतिक्रिया नहीं करते। तो यहाँ पे C जो होगा वो वर्ग 18 में है और नोबल गैस है, इस कारण से यह प्रतिक्रियाशील नहीं है। तीसरा पूछा गया D और E में से किस तत्व में एक छोटा परमाणु त्रिज्या है। तो अगर हम D और E को देखें तो पीरियड के अंदर D और E की तरफ जाते जाते यहाँ पे परमाणु त्रिज्या ज्यादा होती है और यहाँ पे परमाणु त्रिज्या कम होती है। तो E की जो परमाणु त्रिज्या होगी वह कम होगी, बाएं से दाएं की तरफ परमाणु त्रिज्या घटती है एक पीरियड के अंदर। अगला प्रश्न 32 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डार्ट संरचना बनानी है हमें कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम का परमाणु संख्या है 20 और क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। तो 20 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2 8 8 2 हो जाएगा, इसका 2 8 8 7 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 7 यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के पास एक्स्ट्रा है तो यह 2 क्लोरीन के पास चले जाएंगे और यहाँ बन जाएगा Ca का ऊपर +2 चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है।
और क्लोरीन के पास -2 चार्ज, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2 यहाँ आ गया और माइनस यहाँ, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन ने लिया है, और यह बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न यह है कि आयनिक यौगिक जब ठोस होते हैं तो विद्युत को संचालन नहीं करते, यानी विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन यही आयनिक यौगिक जो होते हैं वह पानी में डाल दिया जाए या फिर अम्लीय सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो विद्युत का संचालन करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, आयनिक यौगिक मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण ठोस अवस्था में बिजली का संचालन नहीं करते, लेकिन वे मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण पिघले और जलीय अवस्था में संचालन करते हैं। तो जब वो जलीय अवस्था में होंगे और पिघले होंगे तब वह संचालन करेंगे, क्योंकि उनके आयन मुक्त हैं, और अगर वह ठोस अवस्था में है तो उनके आयन मुक्त नहीं होते, इस कारण से वह जो है विद्युत का संचालन नहीं करते। प्रश्न 33 में दिया गया है, हवा के संबंध में पानी का अपवर्तनांक 1.33 और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। तो 1.33 पानी के और 2.42 हवा के संबंध में। अब ध्यान रखिएगा, संबंध जो है वो हवा का है, यहाँ पे हवा का संबंध है और यहाँ पे भी हवा के संबंध में बताया गया है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। अब हमें पूछा गया है, प्रकाश किस माध्यम में तेजी से बढ़ता है, पानी में या हीरा में? तो हीरा का जो अपवर्तनांक ज्यादा है, हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण से प्रकाश की गति इसके अंदर कम होगी, यानी धीमी हो जाएगी, क्योंकि अपवर्तनांक ज्यादा है इसलिए उसके अंदर प्रकाश की गति धीमी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, पानी के संबंध में हीरे का अपवर्तनांक। तो पानी के जिसके भी संबंध की बात करी जाती है उसका जो अपवर्तनांक है वह नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक नीचे आ जाएगा क्योंकि इसी के संबंध की बात करी जा रही है, और हीरे का अपवर्तनांक ऊपर हो जाएगा 2.42। यह एक ट्रिक है, आप आसानी से समझ सकते हैं। जब हम संबंध की बात करें तो संबंध में जिसके संबंध की बात हो रही है वह नीचे आ जाएगा उसका अपवर्तनांक, और जिसके संबंध होने वाला है उसके कहते हैं अपवर्तनांक ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.82 अप्रोक्सीमेट। तो ये एक ट्रिक है जो आप इतना सारा सॉल्व करने से पहले ही ये आसानी से कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। खंड डी में प्रश्न 34 से 36 तक लंबे उत्तर प्रकार के प्रश्न है जो 5-5 अंक कैरी करते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार हमें टीचर्स कहते हैं कि आप पेपर को पीछे से करिए ताकि आपके 5-5 नंबर के प्रश्न जल्दी हों, और ये आसान भी होते हैं, इतने मुश्किल प्रश्न नहीं होते और नंबर भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रश्न 34 है, यहाँ नीचे दिए गए समाधानों में 1, 7, 10 और 13 पीएच मान है। 1, 7, 10, 13 पीएच मान है, इनका मिलान करें। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है वो 10, गैस्ट्रिक रस का पीएच होता है 1, नमकीन का 7, नमक का 7, या नमकीन या नमक एक ही बात है, ये 7 हो गया, और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है 13। तो ये पीएच मान हमने यहाँ बता दिया। इसके बाद पूछा गया है, अमित और रीता एक केक को बेक कर रहे हैं और बेक करने के समय उन्होंने बेकिंग सोडा को मिलाया। तो बेकिंग सोडा को मिलाने से क्या होता है, इसका एक संतुलित प्रतिक्रिया बताइए। तो बेकिंग सोडा को जब हम ऊष्मा देते हैं तो यह बेकिंग सोडा छूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट में। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही इंपॉर्टेंट होता है, और इस कारण की वजह से यह जो चीजें होती हैं वो पफी हो जाती हैं। जैसे रस होता है यह पफी हो जाता है क्योंकि इसमें यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विद्यमान हो जाता है और इसको फुला देता है। तो केक में भी हम ऐसे ही करते हैं कि वह भी पफी हो जाता है। तो इसका बेकिंग सोडा का इन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया। फिर यहाँ ये भी पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लिखेंगे कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम अग्निशमक यंत्रों यानी अग्नि को बुझाने वाले यंत्रों, या एंटासिड। एंटासिड का मतलब जब किसी के पेट में गैस बन जाती है या पेट खराब हो जाता है उस केस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 इसके अन्य उपयोग भी लिख लिए। आइए अब सॉल्व करते हैं प्रश्न 34 को। यहाँ पे 4 नमूने दे रखे हैं A, B, C और D, और इनका जो रंग है वो दे रखा है ग्रीन, रेडिश पिंक, ब्लू, ऑरेंज, और इनका पीएच दे रखा है 7, 2, 10.5 और 6। अब ये 3 चीजें हैं, हम एक साथ लिख लेते हैं। ये A, ये B, ये C, ये 4 नमूने हैं जिनका पीएच है 7, 2, 10.5 और 6, और इनका रंग है ग्रीन, रेडिश पिंक, ब्लू और ऑरेंज। अब सवाल करते हैं। यहाँ सवाल शुरू हो रहा है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता से सबसे अधिक किस नमूने की है? तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा सबसे अधिक किस में है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन एक की तरफ, यानी अगर आप पीएच को देखें 0, 7 और 14, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ के सबसे नजदीक हमारा 2 होगा, तो हो जाएगा बी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बी। उसके बाद पूछा गया, उनके पीएच के घटते क्रम के 4 नमूनों को
की व्यवस्था करें तो इनको पीएच के घटते क्रम, यानी सबसे अधिक पीएच जो है वो सी का है, तो सबसे अधिक पीएच हम लिख देंगे सी। फिर उसके बाद है यहाँ पे ए, फिर डी और बी, तो पीएच के घटते क्रम में हमने यहाँ पे लिख दिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन कुछ बड़ा लिखने के कारण, बड़ा देखने के कारण हम जो है इसको नहीं करते हैं और फिर हम नंबर लूज कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, राहुल ने पाया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे उन्होंने एक कंटेनर में संग्रहित किया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को राहुल ने एक कंटेनर में रखा था, वह बहुत कठोर हो गया, इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी थी वह खत्म हो गई। यह ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको यहाँ प्रतिक्रिया देनी है, एक संतुलित समीकरण लिखना है। तो हमने लिखा है वायुमंडल में नमी के कारण से, नमी यानी नमी के कारण से यह जो पानी है वो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिल गया और ये बन जाता है जिप्सम, और जिप्सम बनने के बाद इसकी जो बंधुता, यहाँ पूछा गया दीवारों में प्लस्तर या चौरसाई के अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई अन्य एक उपयोग लिखिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे खिलौना, गुड़िया या मूर्तियां बनाने के लिए, टूटे हुए अंगों को ठीक करना, सजावटी सामग्री बनाना एक और अन्य कार्य है। चलिए प्रश्न 35 करते हैं। यहाँ लिखा है एक फूल में होने वाले परिवर्तनों को युग्मक गठन से लेकर फल बनने तक ट्रेस करें। तो युग्मक गठन से लेकर फल बनने तक हमें ट्रेस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पार्ट यहाँ पे आपको दिया गया है यह फीमेल पार्ट है, यानी मादा हिस्सा है एक फूल का, और यहाँ पे हमने बना दिया नर हिस्सा, और नर हिस्सा में यहाँ पे होते हैं पराग, और पराग जो बनते हैं वो बनते हैं पराग कोश से, और यह जो पराग है वह ट्रांसफर होते हैं यानी स्थानांतरित होते हैं पराग कण पे, और पराग कण पे जब स्थानांतरित होते हैं तो इस स्थानांतरण को हम कहते हैं स्वपरागण। अगर एक ही फूल पे हो और एक फूल से दूसरे फूल पे स्थानांतरित हो तो उसे हम कहते हैं क्रॉस परागण। तो स्वपरागण और क्रॉस परागण के माध्यम से यह जो पराग है वो पराग कोश से जाते हैं पराग कण पे, और पराग कण पे जाने के बाद यह नर युग्मक पराग नली से चला जाता है मादा युग्मक के पास, और यहाँ पे होते हैं अंडे, और अंडे जो हैं उनके साथ मिलने के बाद निषेचन और भ्रूण का निर्माण करता है। बीजाणु एक कठिन कोट विकसित करता है और धीरे धीरे एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय जो है वह फल में परिवर्तित हो जाता है। तो बीजाणु जो है उससे बन जाता है बीज, अंडाशय जो है उससे बन जाता है फल, और बाकी जो पंखुड़ियां हैं, ब्राहादल है, पुंकेसण है, शैली है और कलंक सिकुड़ जाते हैं और ये गिर जाते हैं। तो बीजाणु से बन जाता है बीज, अंडाशय से बन जाता है फल, और बाकी जो चीजें हैं फूल के साथ जैसे पंखुड़ी हो गई, शैली हो गई उसकी, वह सब गिर जाते हैं और यहाँ पर पूर्ण रूप से फल बन के मिलता है। आखिरी प्रश्न है, दिए गए सर्किट में ए, बी, सी और डी 60 वोल्ट की बैटरी से जुड़े लैंप हैं। ये 60 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए लैंप हैं। ये लैंप है हमारा ए, ये बी, ये सी और डी। अब यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लैंप किस प्रकार से संयोजक में व्यवस्थित होते हैं? लैंप की संयोजकता बतानी हमें श्रृंखला है या समानांतर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने है, तो लैंप समानांतर संयोजन से व्यवस्थित हैं। दूसरा, अपने उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में बताएं कि लैंप अगर संयोजन में क्या फायदा है। अगर वह समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं तो उनका क्या फायदा है। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि लैंप संयोजक रूप से जुड़े हुए हैं, अगर एक लैंप खराब हो जाता है तो दूसरे 3 लैंप चलते रहेंगे, और अगर 2 खराब जाते हैं बाकी 2 चलते रहेंगे। और अगर किसी लैंप को हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, मान लीजिए सी को हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो इसमें हम अलग रूप से करंट दे सकते हैं और यह ज्यादा अच्छे से ग्लो करेगा, ज्यादा अच्छे से रोशनी देगा। तो ये हमारे फायदे हैं। जो यहाँ लिखा है, यदि एक दीपक दोषपूर्ण है यानी खराब है तो यह दूसरे लैंप का काम को प्रभावित नहीं करेगा। वे बैटरी की पूरी क्षमता का उपयोग भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट जो है, विद्युत धारा जो है वो अलग अलग जा रही है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ 3 एम्पियर और यहाँ पे मध्यम है। अगला प्रश्न है, उच्च गणनाओं के साथ समझाइए कि कौन सा दीपक सबसे अधिक चमकता है। तो यहाँ पे जो गणनाएं दी गई हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट है, इस लैंप में 5 एम्पियर का करंट है। तो पावर जो होती है वो होती है वोल्टेज गुणा आई। यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास 60 है और यहाँ पे है 5 एम्पियर, तो ये हो रहा है 300 वाट। अब देखेंगे कि क्योंकि ये सबसे अधिक है, इस कारण से ये लैंप अच्छे से ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट सबसे अधिक दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उच्चतम शक्ति वाला दीपक सबसे अधिक चमक देगा, वो उसका P = VI बड़ा होना चाहिए, और इस केस में C का सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, सर्किट के कुल प्रतिरोध का समता बताइए। तो सर्किट में कुल प्रतिरोध को जमा करने के लिए सबसे पहले हम करंट को गिन लेते हैं। ये 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये करंट हो जा रहा है हमारे पास 15 एम्पियर। वोल्टेज हमारे पास 60 वोल्ट है। यहाँ पे हमारे पास है ओम्स लॉ, V = IR। V = IR में अब वोल्टेज हमारे पास 60, तो हमने यहाँ लिख दिया 60। आई करंट हमारे पास टोटल करंट है 15,
और R हमें ज्ञात करना है। तो हम करेंगे R इक्वल टू हो जाएगा 60/15, तो ये हो जाएगा 4 ओम। तो टोटल सर्किट का, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 4 ओम। ये हो जाएगा 4 ओम। तो यहाँ पे एम्पियर गलत दे रखा है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। आखिर तक इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सबको पहुंच जाए, जो नहीं देख पा रहे हैं हिंदी मीडियम में, उनके लिए मैं मेहनत करके बना के लाया था। थैंक यू।